हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से आप कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल। लाइफ स्किल क्या होता है, इसको पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों इसको टीचिंग में ऐड किया गया है और इसको क्यों सुपर टेट एग्ज़ाम यानी शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में इसको क्यों ऐड किया गया, इसका रीज़न क्या है, ये भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि जो आपसे 10 नंबर का पूछा जाता है जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और अभिवृत्ति, है ना, तो इस तरीके के जो आपका ये एक टॉपिक दिया हुआ है जो 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, कोशिश ये करूँगी कि आपके लिए 4 से 5 लेक्चर में ये 10 नंबर का कवर करा सकूं, क्योंकि इतना टफ नहीं है अगर आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे। जैसे शिक्षण कौशल को अगर आपने एक बार देखा और तब भी थोड़ा बहुत कम समझ में आया तो उस वीडियो को दोबारा देखिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कल जो आपने क्विज़ अटेंड की थी वो बिना वीडियो देखे अटेंड की हो, क्योंकि वीडियो देरी से आई थी, लेट थी, क्योंकि कल नेटवर्क इशू था। तो इस वजह से आज आपके लिए टाइम से वीडियो मिल रही है, तो पूरी वीडियो को देखिए और आने वाली क्विज़ में बेहतर प्रदर्शन कीजिए। इसके अलावा अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता दोबारा देखिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक नंबर, एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है भर्ती लेने के लिए, आपको सिलेक्शन लेने के लिए। तो ये आपका 10 नंबर कवर कराता है शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, जीवन अभिवृत्ति। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए। तो जीवन कौशल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जीवन कौशल से जो भी 3 से 4 नंबर का आपका पूछा जाएगा वो इस वीडियो में कवर करा सकूं। 100% कोई चीज़ की गारंटी नहीं होती, लेकिन 99.9% मैं कोशिश करूंगी कि जो 3 से 4 नंबर पूछे जाएं इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। ठीक, इसके अलावा आप धैर्य रखें, वीडियो को एंड तक देखें। मैं स्पीड इसलिए स्लो रखी है मैंने बोलने की अपनी, क्योंकि कल कमेंट था कि मैं बहुत स्पीड में समझा देती हूँ। मेरी हैबिट है, अभी मैं शुरू में आपको बिल्कुल स्लो बता रही हूँ, लेकिन जैसे पढ़ाने लगूंगी अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। ये पता नहीं क्यों स्पीड में ही मुझसे होता है। ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेस लगा के भागती हूँ, लेकिन स्पीड इतनी स्लो नहीं रहती कि श्रोता जो है बोर हो जाएं। ऐसा भी तो होता है कि हम जब ज़्यादा स्लो स्पीड में बोलते हैं तो श्रोता बोर होने लगते हैं, नींद आने लगती है, ऊब जाते हैं। तो ये रीज़न होता है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि मैं आपके टाइम की सेविंग करना चाहती हूँ, आपके टाइम को बचाना चाहती हूँ, इस वजह से ऐसा होता है। तो जिस तरह दावत में हर चीज़ खिलाई जाती है, जैसे आप कहीं दावत में जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो भीड़ जब होती है तो आपसे कह दिया जाता है कि आप 5 मिनट वेट करें। ऐसा होता होगा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि 5 मिनट वेट करें, बाकी के लोग बाहर आते हैं तो आप अंदर जाइए। लेकिन दावत तो आपको मिलती है ना। तो वैसे ही दावत में जैसे हर चीज़ आपको खिलाई जाती है, वैसे ही इस वीडियो में जीवन कौशल से रिलेटेड हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके लिए आपको क्या रखना होगा, धैर्य रखना होगा। और धैर्य का मतलब है वीडियो को एंड तक देखना होगा, लास्ट तक देखना होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे जीवन कौशल। हंसते रहा करिए, मुस्कुराते रहा करिए और तब पढ़ाई को किया करिए, क्योंकि हंसते मुस्कुराते कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसमें डबल एंजॉय आता है। और यही बात जीवन कौशल में भी आप समझेंगे। आखिर क्या है लाइफ स्किल? लाइफ स्किल का मोटे मोटे शब्दों में यानी बिल्कुल शुद्ध भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जीवन कौशल का शाब्दिक अर्थ निकल के आता है जीवन जीने की कला, जीवन जीने का आपका तरीका, जीवन में जो परिस्थितियां आई हैं, जो कठिनाइयां आई हैं, उनसे निपटने की कला, उन चुनौतियों का सामना करने की कला, यही क्या है, जीवन कौशल है। जीवन जैसे शिक्षण कौशल मतलब शिक्षण में निपुणता, किसी चीज़ पे आपकी पकड़ होना, उस चीज़ में आप अगर निपुण हैं तो आपके कहेंगे कि आपके अंदर ये कौशल है। उसी तरीके से अगर आप जीवन जीने में निपुण हैं, आप जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा पाने, उनको भगाने, उनको दूर करने, उनसे निजात पाने में अगर आप सक्सेस हैं, अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं, तरीका आपका कोई भी हो,
कोई भी का मतलब गलत नहीं होना चाहिए, तरीका होना चाहिए उस चीज़ को करने का, वही क्या है, जीवन कौशल है। यानी जीवन जीने की कला, जीवन जीने की आपकी जो तरीका है, आपका जो मूल्य है जीवन जीने का, वही क्या है, जीवन कौशल है। तो शुद्ध शब्दों में जीवन जीने की कला को हम क्या कहेंगे, जीवन कौशल कहेंगे। ठीक है, तो जीवन कौशल का यहाँ मैंने अर्थ लिखा है जीवन जीने की कला, बिल्कुल एक लाइन में। उसके बाद में परिभाषाएं पूछी जाती हैं, तो 2 परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं, एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी, दूसरी है मेयर्स की परिभाषा। तो WHO ने क्या कहा, जीवन जीने की कला जिसकी सहायता से जीवन में आने वाली चुनौतियों से छुटकारा पाया जाता है या उनसे निपटा जाता है। तो WHO ने क्या कहा, और सबसे पहली परिभाषा WHO ने ही दी थी जीवन कौशल की, और जीवन कौशल को विभाजन, जीवन कौशल का डिवीज़न भी सबसे पहले WHO ने किया था, ये ध्यान रखना। तो WHO ने क्या कहा कि जीवन जीने की ऐसी कला, जीवन कौशल जीवन जीने की ऐसी कला होता है जिसके द्वारा हम जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटारा पाते हैं, उनसे निपटते हैं, उनसे छुटकारा पाते हैं, वही क्या है, जीवन कौशल। तो बिल्कुल इसको याद रखने के लिए बस इतना ध्यान रखेंगे कि जब चुनौतियों की बात होगी कि चुनौतियों से निजात पानी है, तो किसके साथ जाएंगे आप, WHO के साथ। क्योंकि अब इसको कैसे एक कहानी के टाइप में बना लेंगे, एक ट्रिक बना लेंगे कि WHO बहुत सारी चुनौतियों का सामना करता है। अगर किसी देश में कोई महामारी आ जाती है तो WHO उसको देखता है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीज़ें WHO करता है। तो WHO के सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोगों के स्वास्थ्य को लेकर। उसी तरीके से WHO ने भी चुनौतियों की बात की है, किसमें, जीवन कौशल में, कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का अगर हम सामना कर पाते हैं, उनसे निपट पाते हैं, उनसे छुटकारा पा लेते हैं, तो वही क्या है, जीवन कौशल है। जैसे सपोज दैट आपने सुपर टेट का एग्ज़ाम दिया, आपसे नहीं कहूँगी, कोई भी, आपसे मतलब कोई भी स्टूडेंट जिसने सुपर टेट एग्ज़ाम दिया या CTET दिया, अभी बिल्कुल जीता जागता और ताज़ा एग्जाम्पल है, लास्ट ईयर CTET का एग्ज़ाम दिया था, मथुरा डिस्ट्रिक्ट से ही थी एक स्टूडेंट, एक लर्नर, जिसने CTET का एग्ज़ाम दिया और CTET का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, इसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। तो ये जीवन जीने की कला नहीं है, ये जीवन कौशल नहीं है, जीवन जीने का ये तरीका नहीं है। जीवन कौशल इसी बात को कहता है कि आपको अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से, समस्याओं से, जो परिस्थिति आपके सामने है उससे आपको निपटने की, उससे आप छुटकारा पा सकें। अगर आपके अंदर ये कला है तो आपके अंदर जीवन कौशल विकसित हो चुका है। तो हमें कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा तो पूरी लाइफ का उद्देश्य सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं होता, पूरी लाइफ का मतलब सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं होता। अगर हमारे पास में CTET नहीं है, UP टेट होगा, UP टेट भी नहीं है, मान लीजिए शिक्षक भी नहीं बन पा रहे, तो क्या लाइफ को ख़त्म कर दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। अगर हमारे पास टैलेंट है, योग्यता है, हम कुछ करने की काबिलियत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, योग्यता रखते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम शिक्षक भर्ती से या शिक्षक बनने से और बेटर ना कर सकें, हो सकता है अपनी लाइफ में और भी बेटर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, जीवन कौशल होना चाहिए, जीवन को जीने की कला होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेयर्स ने क्या कहा कि औपचारिक शिक्षा, जीवन कौशल क्या है, एक औपचारिक शिक्षा है। मैंने शॉर्ट में लिखा है परिभाषा को, जीवन कौशल एक औपचारिक शिक्षा है जिसको विद्यालय से बाहर वास्तविक जीवन के साथ में सीखा जाता है। तो मेयर्स की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन कौशल को विद्यालय के बाहर भी सीखा जा सकता है। ये एक अनौपचारिक शिक्षा है। कैसी है? अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक नहीं, अनौपचारिक। अब औपचारिक और अनौपचारिक में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, औपचारिक शिक्षा वो होती है जो नियमित दी जाती है, चार दीवारी के अंदर दी जाती है, जैसे विद्यालय की शिक्षा, जिसमें नियम रूल्स होते हैं कि इतने बजे स्कूल जाना है, आना है, इतने बजे जाना है, इतने टाइम ये क्लास है, इतने टाइम ये क्लास है। वो हो गई औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा यानी विद्यालय के बाहर की शिक्षा, जो वास्तविक जीवन से आपको मिलती है, वो शिक्षा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें विद्यालय में नहीं सिखाई जाती, लेकिन हम सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अनौपचारिक रूप से भी शिक्षण करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें किताबी ज्ञान ही हो, कई बार हम बाहर का ज्ञान लेकर भी जीवन कौशल में सफल हो पाते हैं। ठीक है, तो जीवन कौशल क्या बताई मेयर्स ने? एक अनौपचारिक शिक्षा बताई जिसको विद्यालय के बाहर वास्तविक जीवन से सीखा जा सकता है। अब दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक तो अनौपचारिक किसने कही? मेयर्स ने कही। और चुनौतियों की बात कौन करता है? WHO करेगा।
अब हम बात करेंगे इसके डिवीज़न की। इम्पोर्टेंट डिवीज़न है आपके सामने जीवन कौशल की। तो जीवन कौशल के महत्वपूर्ण डिवीज़न आपके सामने हैं। पहला है समस्या समाधान। समस्या समाधान एक डिवीज़न यानी विभाजन किया जीवन कौशल का, और समस्या समाधान पहला पॉइंट आपके सामने मैंने रखा है। समस्या समाधान मतलब जीवन में आने वाली समस्याओं का आप किस तरीके से उनका सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं, उनसे किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं, उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, आती हैं, सुख और दुख जीवन में आता रहता है। तो उस दुख से हम किस तरीके से बचाव कर सकें, उससे किस तरीके से बच सकें, उससे किस तरीके से छुटकारा पा सकें आने वाली समस्या से, ये क्या होता है, हमारा जीवन कौशल का एक पार्ट होता है। जैसे शिक्षण में हम इसे लें, शिक्षा से रिलेट करें तो मान लीजिए कि आपका लर्नर, आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट, ठीक है, उसको कोई समस्या आई और वो आपके सामने उस समस्या को लेकर आया। अब वो समस्या आपने देखी, आपको भी समस्या हो गई कि ये मेरे पास समस्या लेकर क्यों आया। तो आपको उस समस्या से परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, लाइफ स्किल, आपके अंदर जीवन जीने की कला, आपको देखना है कि कहाँ कठिनाई है, क्यों कठिनाई है, क्या रीज़न है, उसका निदान करेंगे, डायग्नोस करेंगे, पहले पहचान करेंगे कि दिक्कत कहाँ है, उसका फिर संगठन करेंगे, फिर उसको बताएंगे, समझाएंगे और उस समस्या से छुटकारा पाएंगे खुद भी और अपने विद्यार्थी को भी उस समस्या से छुटकारा दिलवाएंगे। तो ये क्या होता है, जीवन कौशल होता है। और अपने लाइफ में भी बहुत सारी समस्याओं का हम सामना करते हैं, दिन प्रतिदिन समस्याएं हमें मिलती रहती हैं, तो हम उन समस्याओं से किस तरीके से निपट सकें, ये क्या होता है, समस्या समाधान होता है। दूसरा होता है समानुभूति। समानुभूति मतलब दूसरे को, उसके विचारों को महत्वता देना, उसकी जगह पर। समानुभूति मतलब समानता, उसकी जगह पर खुद को रख के देखना कि इस परिस्थिति में इसने ये किया, अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता। समानुभूति का मतलब है कि सामने वाले की जगह खुद को रख कर देखना और ये महसूस करना कि उसने जो किया है वो सही है या गलत। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता। कई बार ऐसा होता है कि हमारे विचार सामने वाले से मिल नहीं पाते, किसी दूसरे व्यक्ति से मिल नहीं पाते, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपनी अनुभूति, समानुभूति सामने वाले और खुद की, उसकी जगह पर, उसकी परिस्थितियों को देखकर ये देखना होता है कि वास्तव में उसकी जगह हम होते तो शायद हम भी यही करते। क्योंकि दूसरे को गलत कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी परिस्थितियों के सामने, कि उसके सामने परिस्थिति क्या थी, उन पे अगर खुद को रख कर देखें, खुद को अप्लाई करके देखें, तो हमें ये पता लगता है कि वास्तव में वो गलत नहीं है। तो ये होती है समानुभूति। ये क्या होता है, जीवन कौशल का एक पार्ट होता है, क्योंकि समानुभूति की बहुत ज़रूरत होती है हमें समायोजन करने के लिए। एक क्लास में 10 व्यक्ति हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 लर्नर्स हैं, तो सबकी अलग अलग थिंक है, तो हमें उनकी थिंक से अपनी थिंक को मेल बिठाना है, यानी समायोजन करना है, समानुभूति के साथ में रहना है। ना कि ऐसा हो कि ये ऐसा नहीं है तो ये ऐसा है तो मैं इसके साथ नहीं रह सकता, तो ये हमारे सामने नहीं होना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो ये होती है समानुभूति, यानी दूसरे सामने वाले की जगह खुद को रख कर, खुद को सोच कर तब निर्णय लेना। उसके बाद में होती है प्रभावशाली संप्रेषण। तीसरा पॉइंट है प्रभावशाली संप्रेषण। प्रभावशाली संप्रेषण मतलब संप्रेषण जब आप कर रहे हैं तो प्रभावशाली होना चाहिए, उसके लिए उचित माध्यम होना चाहिए, ऐसा माध्यम जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकें। कम्युनिकेशन स्किल आपका प्रभावी होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज बिल्कुल सरल शुद्ध होनी चाहिए, शब्दों में स्पष्टता होनी चाहिए। ये होता है प्रभावशाली संप्रेषण, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सामने वाला भी परेशान नहीं होगा और आप भी परेशान नहीं होंगे। मान लीजिए कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं और आप जो कहना चाह रहे हैं सामने वाला समझ ही नहीं पाया, लर्नर को समझ ही नहीं आया, या वो कहना चाह रहा है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो आपको समझ नहीं आया, तो शिक्षण क्या हुआ, ये प्रभावशाली नहीं हुआ। तो प्रभावशाली शिक्षण कब होगा, जब सही हमारे पास में बोलने का स्किल होगा और हम प्रभावी तरीके से संप्रेषण कर पाएंगे, अपनी बातों का आदान प्रदान कर पाएंगे, सही माध्यमों का प्रयोग कर पाएंगे, तब हमारा क्या होगा, प्रभावशाली संप्रेषण होगा, जिसमें लर्नर भी सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे आपने कहा था कि बोर्ड पर ही पढ़ना अच्छा लगता है, तो मुझे पता लगा कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी नीड्स क्या हैं, आपको कैसे पसंद है, कैसे अच्छा लगता है। तो मैं अब मोस्टली वीडियो जो हैं बोर्ड पर ही बनाती हूँ, स्लाइड पर बहुत कम बनाती हूँ। स्लाइड पर बनाती हूँ वो टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और मुझे लगता है कि बोर्ड पर उनको कराना बहुत बड़ा टाइम लेगा, क्योंकि बार बार लिखना, बार बार इरेज करना, उसमें टाइम लगता है। इसलिए मैं पहले आपके लिए लिख लेती हूँ, ताकि लिखने में जो टाइम वेस्ट हो वो वेस्ट
ना हो और आपके लिए यूजफुल सामग्री कम टाइम में दे दी जाए। ठीक है, तो प्रभावशाली संप्रेषण कब होगा, इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा जो माध्यम है वो सही हो, हमारे भाषा में शुद्धता हो, सामने वाला जो है उसके शब्दों को हम समझ सकें, हमारे वो समझ सके, इस तरीके का संप्रेषण हो, तो वो होता है प्रभावशाली संप्रेषण, जो जीवन कौशल का एक पार्ट होता है या जीवन कौशल में हमें हेल्प करता है। फिर अगला है सृजनशील सोच। हमारी थिंक कैसी होनी चाहिए, सृजनशील होनी चाहिए। जैसे आदि मानव जो था वो पत्तियां खाता था, कंदमूल फल खाता था, उसके बाद में जीवन में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, पर विकास किस बेस पर हुआ कि हमारी सोच जो है, हमारी थिंक जो है वो सृजनशील होती गई। तो हमारे विचारों में सृजनशीलता होनी चाहिए। जो रूढ़िवादी परंपराएं पहले से चली आ रही हैं, उन परंपराओं के खिलाफ बोलने की हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए और उनसे परे जाकर कुछ करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। अगर वे परंपराएं रूढ़िबद्ध हैं तो कुछ परंपराएं सही हैं, उनको मानते रहिए, लेकिन जो रूढ़िबद्ध हैं, आपकी आत्मा मानती है कि ये रूढ़िबद्ध हैं, तो उनके खिलाफ आप बोल सकते हैं। ये क्या होती है, सृजनशील सोच होती है। ये आपकी पर्सनल थिंक है, मौलिक विचार हैं आपके, ये क्या है, सृजनशील। इनका होना बेहद ज़रूरी है हमारे राष्ट्र, हमारे देश के विकास के लिए, क्योंकि आप जब तक सृजनशील नहीं होंगे तब तक आप नई चीज़ों का विकास नहीं कर सकते, कुछ नया जीवन में नहीं कर सकते। वही पुराना चलता रहेगा और उसी पर आप चलते रहेंगे। तो सृजनशील विचारों का होना, सृजनशील सोच का होना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है तनाव से छुटकारा। तो तनाव से छुटकारा पाने में भी जैसे आपके सामने कोई परिस्थिति आई जिसमें आप टेंशन में हैं, तो उससे आप छुटकारा पाते हैं, वो क्या है, जीवन कौशल का एक हिस्सा है। यानी समस्या आई, उससे आपने देखा ये समस्या इस तरीके की है, अच्छा इससे मैं ऐसे निपटारा पा सकता हूँ। तो तनाव से छुटकारा पाना ये भी क्या है, जीवन कौशल का एक पार्ट है। आने वाली समस्याओं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि सीटेट क्लियर नहीं हुआ, वो तनाव था। मानती हूँ कि बहुत आपने तैयारी की होगी और उसके बाद में भी आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। हो सकता है कई बार हमारे पेरेंट्स का भी इसमें कसूर होता है कि बच्चे को समझ नहीं पाते। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाहता कि वो एग्ज़ाम क्लियर ना करे, मेहनत करता है निरंतर। अगर देख रहे हैं आपकी बच्चा मेहनत कर रहा है, उसके बाद में भी कुछ मिस्टेक हो जाती हैं। बाय चांस ऐसा भी होता है कि कई बार हम पहली बार कोई एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तब भी हमसे, क्योंकि हमारे पास में ज्ञान तो होता है, उस चीज़ की समझ तो होती है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। और सीटेट में सबसे बड़ा रोल होता है टाइम मैनेजमेंट का। तो जीवन में जो समस्या आई, जो तनाव आया, उससे हमें छुटकारा किस तरीके से पाना है, ये क्या है, जीवन कौशल है। फिर अगला पॉइंट है भावुक स्थायित्व। भावुक स्थायित्व मतलब आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जो संवेग हैं, उन पर आपका नियंत्रण होना। स्थायित्व का मतलब है स्थायी होना। ऐसा ना हो कि आप 1 मिनट में कुछ कह दें और 1 मिनट में कुछ कह दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, आपकी जो भावनाएं हैं उनमें स्थायित्व होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं, लड़का लड़की मिले और उसके बाद में क्या होता है, लड़के ने कहा मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ दूंगा और मैं शादी करूंगा तो तुमसे, नहीं तो मर जाऊंगा। तो इस तरीके के बेहुदा वादे, ये कहूँगी मैं कि बेहुदा वादे कर लेते हैं। किसकी अभाव में, अज्ञानता के अभाव में, या फिर अपने संवेगों के आधार पर, क्योंकि संवेग जागृत होते हैं एकदम से कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, क्योंकि संवेगों में स्थिरता नहीं है। उसके बाद क्या होता है, घर पे गए, पेरेंट्स को बोला, पेरेंट्स ने 2 चांटे लगाए कि होश ठिकाने आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आते हैं रोते रोते, अरे मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। फिर क्या होगा, सामने वाला आपको भला बुरा कहेगा कि जब कर नहीं सकते तो बोला क्यों, जब कर नहीं सकते थे तो बोला क्यों। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप परेशान होंगे, तनाव होगा आपके अंदर। तो इसलिए आपके विचारों में स्थायित्व होना, आपके विचारों पर आपका कंट्रोल होना बेहद ज़रूरी है। किसके लिए, जीवन अच्छे तरीके से जीने के लिए। आप कोई भी बात बोल रहे हैं, बोलने से पहले उसका परिणाम सोचें कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो उससे क्या होगा कि आप अपने जीवन को शांतिपूर्वक और बेहतर ढंग से जी सकेंगे। अगला पॉइंट है आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच, इसका मतलब बुराई करना कतई नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब बुराई कतई ना होता, बुरा करना इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता। आलोचनात्मक सोच का मतलब होता है आप उसकी अच्छाइयाँ भी निकालें और बुराइयाँ भी निकालें, दोनों चीज़ें आप निकालें, वो होती है आलोचनात्मक सोच। निष्पक्ष निर्णय आप लेते हैं, निष्पक्ष आप किसी चीज़ के प्रति बोलते हैं, उसके प्रति प्रस्ताव रखते हैं, वो होती है आलोचनात्मक सोच।
जैसे आपने देखा होगा कई रचनाएं हुई, कई काव्य लिखे गए जिनकी आलोचनाएं की गई, तो उसमें आलोचना में क्या होता है, एक तरफ उसके दुष्परिणाम बताए जाते हैं तो एक तरफ उसकी अच्छाइयों को भी बताया जाता है। ये होती है आलोचना। तो आपके अंदर आलोचनात्मक सोच होनी चाहिए, निष्पक्ष आपके अंदर व्यवहार करना होना चाहिए कि ये है तो है और नहीं है तो नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप अपने जीवन को शांतिपूर्वक जी सकेंगे, जीवन कौशल आपके अंदर विकसित होंगे। उसके बाद में है अगला अंतर्वैयक्तिक संबंध। अंतर्वैयक्तिक संबंध का मतलब है कि आपके जो फैमिली में संबंध हैं या आपके विद्यालय में आपके और आपके स्टूडेंट्स के जो संबंध हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए, अंतर्वैयक्तिकता होनी चाहिए, अंतःवैयक्तिकता होनी चाहिए। अंतःवैयक्तिक संबंध उसके उनके अंदर क्या होनी चाहिए, अंतःवैयक्तिकता होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि आप पैसे को ही इतनी वरीयता दे दें कि अपनी फैमिली मेम्बर्स को आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, उनको इग्नोर करते चले जाएं। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, संबंधों में तालमेल बिठाने की एक प्रवृत्ति होनी चाहिए। जैसे आपके मान लीजिए कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में आपका संबंध क्या होना चाहिए कि आप उनके टीचर हैं और वे आपके स्टूडेंट हैं, तो आप पूरी ईमानदारी से उनको पढ़ाएं और उनको जो आप देना चाहते हैं, जो प्रोवाइड करना चाहते हैं वो प्रोवाइड करें। यानी उनके साथ में एक अंतःवैयक्तिक संबंध बनाएं। ऐसा ना हो कि बस आए, अपना टॉपिक ख़त्म किया और चले गए। उनके साथ में आपका एक संबंध भी होना चाहिए। इसी को कहेंगे अंतःवैयक्तिक संबंध। यानी आपके अंदर उनसे प्रेम लगाव की भावना होनी चाहिए। जब आप प्रेम लगाव के साथ में उनसे जुड़ेंगे तो अंतःवैयक्तिक संबंधों को आप महत्वता देंगे और ये जीवन कौशल के लिए, जीवन जीने के लिए बेहद ज़रूरी भी है। वैसे ही आप फैमिली में मान लीजिए कि आप सबसे बड़े मेंबर्स हैं या फिर आप कमाने वाले हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो कमाने वाला होता है वो अपने सामने किसी को वरीयता नहीं देता कि मैं कमाने वाला हूँ, बाकी सब तो खाने वाले हैं, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने जीवन के जो संबंध हैं, जो रिलेशनशिप हैं, उनको भी महत्व देना चाहिए कि हाँ आपका ये स्थान है, ठीक है, तो आपका ये काम है, आप ऐसे करें, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ऐसे करें, मेरा काम कमाना है या मेरी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उनको निभा रहा हूँ, आप अपनी निभाइए। तो इसका मतलब होता है अंतःवैयक्तिक संबंध। अगला पॉइंट है निर्णय लेना। निर्णय लेना मतलब किसी चीज़ के प्रति आपके अंदर सही निर्णय लेने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तभी आप अपने जीवन में अच्छे तरीके से जीवन को यापन कर सकते हैं, खुशी खुशी खुद भी खुश रह सकते हैं, दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। और निर्णय लेने की वजह से ही आप तनाव से भी मुक्त रह सकते हैं। वो कैसे, जैसे आपने कोई गलत निर्णय ले लिया, सोचा ना समझा पहले ही निर्णय ले लिया। जैसे कई बार क्या होता है कि आप कोई बिजनेस आपका है, चल रहा है और आपने देखा कि अचानक से वो बिज़नेस ठप होने लगा, तो आपको पता है कि अब परिस्थिति ऐसी है कि बिज़नेस आपका नहीं चल रहा, ठप हो रहा है, तो आपको निर्णय लेना है कि संभावित परिणाम इसके होंगे क्या। तो उसी हिसाब से आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। आपको पता है कि बिज़नेस ठप हो रहा है और आपने फिर से उसमें 10 लाख रुपए लगा दिए, तो उससे क्या होगा, आपका लॉस होगा और लॉस होगा तो आप परेशान होंगे, तनाव में आएंगे, आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी तनाव में आएगी। तो निर्णय लेने की जो प्रवृत्ति है, निर्णय लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और सही निर्णय आप लें, तब क्या होगा, आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे, अच्छे तरीके से जीवन जी पाएंगे। उसके बाद में है आत्म मर्यादा। आत्म मर्यादा मतलब आपको अपनी मर्यादाओं का ख्याल होना चाहिए, आपको अपनी मर्यादाओं का ध्यान होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं और आप क्या करने के लिए आए हैं, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उन सब का आपको ध्यान होना चाहिए। आत्म मर्यादा आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे अपनी लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए कि मेरी मर्यादा क्या है, मेरी लिमिट्स क्या हैं। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम क्या है, पढ़ाना। अब कोई मुझसे कहे कि इंजीनियरिंग कर लो और मैं कहूँ हाँ ठीक है मैं कर लूँगी, तो ये मेरी मर्यादा से बाहर मेरा कदम है। ये क्या होगा, लिमिटेशन से बाहर है। मुझे पता है कि मुझे तो सिर्फ पढ़ाना आता है, पढ़ना आता है, तो मैं इंजीनियरिंग में क्या कर सकती हूँ। तो हमारी जो मर्यादाएं हैं हमें उनसे बाहर निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसमें परफेक्ट नहीं हैं। अगर हमारे अंदर सीखने की लगन है वो एक अलग बात है, लेकिन हमें पता है कि हम कर ही नहीं सकते तो उस जिम्मेदारी को हम ले लेते हैं। उससे फिर क्या होता है, उससे हमारे पास में तनाव होता है, सामने वाले परेशान रहते हैं, सभी परेशान होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जीवन में अशांति आ जाती है। इसलिए हमें अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए। जैसे हमसे कह दिया कि अब मैं आर्ट साइड से हूँ और मुझसे कह दिया कि आप साइंस में ये प्रैक्टिकल कर दीजिए और मैं उसको कर दूँ, मान लीजिए मैं गलत कर देती हूँ, तो उससे क्या होगा, वो बिगड़ जाएगा और फिर परेशान होंगे हम भी और सब लोग भी। तो इसलिए हमें अपनी आत्म मर्यादा को ध्यान रखना चाहिए, मर्यादा में रहकर ही काम करने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है व्यावसायिक आचरण और नीति। यानी व्यवसाय में
जीवन कौशल किस तरीके से प्रभावी होते हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो व्यवसाय में पढ़ेंगे, मानवीय मूल्य जो हैं उसको पढ़ेंगे और उसके बाद में हम संवैधानिक मूल्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो व्यावसायिक आचरण और नीति। व्यावसायिक आचरण और नीति यानी कि व्यावसायिक नैतिकता। जब हम व्यवसाय करते हैं कोई, तो उसमें हमें किस तरीके की नैतिकता का पालन करना है, इसको दो भागों में बांटा गया, एक वर्णनात्मक और एक प्रमाणिक। तो प्रमाणिक का रोल व्यवसाय में होता है और वर्णनात्मक में शिक्षा, जो वर्णनात्मक है इसका रोल शिक्षा में होता है। तो हमारे लिए ये उपयोगी है वर्णनात्मक। प्रमाणिक क्या होती है, जैसे जिसके हमारे पास में प्रमाण होते हैं, लिखित प्रमाण होते हैं, और वर्णनात्मक में उसके बारे में हम केवल वर्णन कर सकते हैं, वो वर्णनात्मक होती है। प्रमाणिक में प्रमाण, जैसे आपने मान लीजिए कि आप LIC की पॉलिसी जमा करके आ गए और फिर पॉलिसी के बाद में आपको जो रसीद मिलती है, रिसिप्ट, वो आपके पास में है। LIC वाले फिर से आपके घर आते हैं और बोलते हैं कि आपने अपनी किस्त जमा नहीं की, तो आप तुरंत जाते हैं और उस रिसिप्ट को दिखा देते हैं, ये रसीद हमारे पास में है और हमने किस्त जमा कर दी है। तो ये क्या है, ये प्रमाणिक आपके पास में क्या हुआ, प्रमाण हुआ। ठीक है, जो व्यावसायिक आचरण या नीति हैं, जो नीतियां हैं, उनमें आपके पास में प्रमाणिक चीज़ें हैं, तो आपने प्रमाण दिखा दिया। लेकिन शिक्षा में इसका इतना रोल नहीं है। शिक्षा में वर्णनात्मक व्यावसायिक नीति का रोल होता है। जैसे इसका अर्थ क्या होता है, व्यावसायिक आचरण और नीति का व्यवसाय में नैतिक मुद्दे और आचरण को तलाशना, कि हम जब कोई व्यवसाय कर रहे होते हैं तो उसमें भी हमें नैतिक मुद्दों का ध्यान रखना है, उसमें भी हमें क्या करना है, नैतिक मुद्दे और हमें सही आचरण का ध्यान रखना है। जैसे पॉइंट हैं आपके सामने, सहकारिता, ईमानदारी, कर्तव्यबोध, पारदर्शिता। उसके बाद में अगला पॉइंट है जवाबदेही, नेक्स्ट है सहानुभूति, अगला है मूल्य स्थानांतरण, और फिर है मानवता, परोपकार और वचनबद्धता। अब एक एक करके इनको हम समझ लेते हैं कि इनका क्या रोल है। ठीक है, व्यवसाय में तो सहकारिता, सहकारिता का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, उनमें क्या करते हैं कि जो सही एम्प्लॉय है, कहीं कोई छोटी कंपनी में लगा हुआ है, तो उसको लालच देते हैं कि हम आपको ज़्यादा सैलरी देंगे, हमारे पास आ जाइए। तो ये क्या होता है, ये सहकारिता नहीं होती। तो हमें व्यवसाय में किसको ध्यान रखना है, सहकारिता को, कि वो भी कंपनी है और हमारी भी कंपनी है, तो सब लोग मिलजुल कर क्यों ना रहें। तो ये क्या होती है, सहकारिता होती है। सहयोग की भावना, एक दूसरे के साथ में मिलकर सहवाग करने की भावना होती है सहकारिता। उसके बाद में ईमानदारी। तो जब हम व्यवसाय कर रहे होते हैं कोई भी, तो उसमें हमें क्या रखना होता है, ध्यान, ईमानदारी को हमें ध्यान रखना होता है कि हमने कोई चीज़ अगर बनाई है तो उसको हम पूरी ईमानदारी के साथ में उस प्रोडक्ट का निर्माण करें और उसको जनता के सामने, पब्लिक में, तो उसको क्या करें, ईमानदारी से पेश करें। उसके बाद में है कर्तव्य बोध। कर्तव्य बोध का मतलब होता है कि आपके कर्तव्य क्या हैं, आप उनको ध्यान रखें, आपकी ड्यूटी क्या है, आप उसका ध्यान रखें, ये होता है कर्तव्य बोध। व्यवसाय में आपकी ड्यूटी क्या है, जैसे आपकी ड्यूटी होती है, मान लीजिए कि आप शिक्षक हैं, ठीक है, शिक्षा पर हम फॉलो करते हैं ताकि आप बेहतर समझ सकें। आप शिक्षक हैं और आपको पता है कि 12 बजे आपका लेक्चर होता है, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है कि ठीक 12 बजे आप क्लास के अंदर पहुँचें और आप लेक्चर लें, ये आपका कर्तव्य है। तो इसका आपको ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में सक्सेस हों और सामने वाले आपसे हैप्पी रहें और आप उनसे हैप्पी रहें। ऐसा थोड़ी है कि आपसे हर रोज़ कोई कहने आएगा कि आपका 12 बजे लेक्चर होता है, चलो जाओ लेक्चर ले लो, आपका 12 बजे लेक्चर होता है, जाओ लेक्चर ले लो। तो डेली ना कोई ऐसे कहेगा आपसे। तो इसलिए आपको अपने कर्तव्यों का बोध होना ज़रूरी है। तो आपको ध्यान रखना है कि कर्तव्य बोध होने से आपके जीवन में क्या रहेगा, सभी लोग आपसे खुश रहेंगे, तालमेल रहेगा और आप जीवन जीने की कला में निपुण हो जाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब है जो आप कह रहे हैं वही आप करें। आपकी कथनी और करनी, इन दोनों में भेद नहीं होना चाहिए। जो कथनी है वही करनी आपकी हो। आपने कह दिया 2 मिनट पहले कुछ और आप कर कुछ और रहे हैं, तो ये पारदर्शिता नहीं होती। तो आपको पारदर्शिता का ध्यान रखना है व्यवसाय में। शिक्षा को भी व्यावसायिक रूप दे दिया, तो शिक्षा में भी ऐसा ना हो कि आपने, मान लीजिए जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे पेड कोर्सेज बेचे जाते हैं, उसमें क्या होता है कि कह दिया जाता है कि आपको 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। महीने हो गए 2 और सिलेबस आधा भी नहीं हुआ। तो ये क्या है, ये पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता होनी चाहिए कि जो आपने कहा वो आप करें भी,
वो होती है पारदर्शिता, कथनी और करनी में भेद ना हो। कई बार तो ऐसा होता है कि सिलेबस एग्ज़ाम हो जाता है लेकिन सिलेबस कंप्लीट करा के नहीं देते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी कथनी करनी उसमें भेद ना होना चाहिए, यही होती है पारदर्शिता। अगला है जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब है जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया या आपने कोई चीज़ बोल दी कि हाँ हम ये कर देंगे, और उसके बाद में आप उस चीज़ को नहीं करते और सामने वाला आपसे जब जवाब मांगता है तो आप उसको जवाब भी नहीं देते, शांत हैं, कुछ नहीं बोल रहे, ना आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे, तो ये क्या होता है, जवाबदेही होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो कह रहे हैं उसका आपको जवाब भी देना है। आगे है सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब है सिंपैथी होनी चाहिए आपके लर्नर्स के बीच में, आपके कस्टमर्स के बीच में सिंपैथी का आप प्रयोग करेंगे। तो वही बात जो मैंने आपको बताई, ऐसा ना हो कि आप टीचर हैं, लेक्चर दिया, आए और चले गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपका और आपके स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, बेस्ट रिलेशन गुरु और शिष्य का। उसमें भी आपको अपने स्टूडेंट से, अपने लर्नर से सिंपैथी होनी चाहिए। उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका आप सॉल्यूशन करेंगे। तो इतना ही बस सीमित ना रहें कि आपका काम है पढ़ाना और पढ़ाकर चल दिए, तो आपको सहानुभूति भी होनी चाहिए, और व्यवसाय में अपने कस्टमर से और शिक्षा में अपने स्टूडेंट के साथ में। अगला है मूल्य स्थानांतरण। मूल्य स्थानांतरण का मतलब है कि आपके जो कर्तव्य हैं, मूल्य हैं जीवन के, उनसे आप भागें नहीं। जैसे आपका काम है शिक्षा देना, आपको गवर्नमेंट 50,000, 60,000, 40,000 रुपये सैलरी देती है, तो आपको ईमानदारी से विद्यालय में पढ़ाना है, ये है मूल्य स्थानांतरण। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको 40,000, 50,000 रुपये देती है, उसके बावजूद भी आप अपनी मानवता खो देते हैं, अपने मूल्यों को बेच देते हैं। जैसे कई शिक्षक होते हैं और बिल्कुल सटीक, और अभी का उदाहरण, जो बच्चों के लिए मिड डे मील वाले जो खाना बटा जाता था, उसकी जगह पर अब गवर्नमेंट ने गेहूं और चावल वितरण करने की एक योजना लागू की है, जिससे कि बच्चों को गेहूं चावल हर महीने वितरण किए जाएं। अब टीचर्स ने क्या किया, अपना ईमान बेचकर, अपने मूल्यों को बेचकर, और उन बच्चों को पर्चियां ही नहीं दी। बच्चों के पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि इस तरीके की योजना भी आई है। या फिर ऐसा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से 2 पर्चियाँ मिल रही हैं, गवर्नमेंट उनको डबल गेहूं और चावल दे रही है, लेकिन जो टीचर्स हैं, विद्यालय के जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने जो विक्रेता है उनसे कांटेक्ट बनाया, अपना कमीशन बना लिया और उसको भी अपना लाभ करा रहे हैं और खुद का भी लाभ कर रहे हैं। मतलब कि जो गवर्नमेंट आपको सर्विस दे रही है उससे आपका पेट नहीं भर रहा, आप अपने मूल्यों को बेच रहे हैं, अपने ईमान को बेच रहे हैं। ये क्या होता है, मूल्य स्थानांतरण। तो अपने मूल्यों का स्थानांतरण ना करें। आपको जो दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से 40-50 हज़ार कम नहीं होता, उसमें संतुष्ट रहें। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आप गवर्नमेंट टीचर हैं, उसके बावजूद भी आप घर पर अगर ट्यूशन देते हैं, तो ये क्या है, आपके मूल्यों का स्थानांतरण है। आप अपने मूल्यों को परिवर्तित कर रहे हैं, आप अपने ईमान को बेच रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सीधा मना है कि आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो घर पे ट्यूशन नहीं दे सकते। उसके बाद में भी आप चोरी छिपे अगर ये काम करते हैं तो ये मूल्य स्थानांतरण कहलाएगा। और अगर इस तरीके की परेशानी, समस्या जो है आप करना चाहते हैं, पैदा कर रहे हैं, अगर इस बात का पता लग जाता है गवर्नमेंट को, तो आपके साथ में क्या होगा, फिर आपके साथ में कार्रवाई होगी और आप तनाव में आएंगे। इसलिए इस तरीके का काम ना करें। अगला पॉइंट है मानवता। मानवता मतलब आपको ध्यान रखना है, आप हिंदुस्तानी बाद में हैं, आप हिंदू बाद में हैं, आप मुस्लिम बाद में हैं, आप सिख बाद में हैं, आप ईसाई बाद में हैं। सबसे पहले क्या है, आप मानव हैं, और मानव का पहला धर्म होता है मानवता। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, तो मानवता को ना भूलें। लोगों के प्रति दया, सहानुभूति, अपनापन और मदद करना, इन सब चीज़ों का आप प्रयोग करें तो आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। अगला पॉइंट है परोपकार, यानी सहयोग करना, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना आपके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वचनबद्धता। वचनबद्धता का मतलब है कि जो आपने कहा उस बात पे आप सटीक रहें, जो आपने किसी को बोल दिया उसको आप करें। जैसे कई बार होता है कि कोई प्रोडक्ट और उस पर क्या होता है कि कोई फ्री चीज़ दी हुई थी, आप उसे नहीं देते, या फिर आप बोल देते हैं कि इस चीज़ की इतने दिन की गारंटी है। मान लीजिए आपने कोई फ़ोन ख़रीदा और जो शॉपकीपर है उसने कहा कि इसकी 1 साल की गारंटी है और 1 साल के अंदर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, हम इसको रिपेयर कराएंगे,
या फिर हम जो भी करें आपकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन जैसे ही आपके 6 महीने बीतते हैं और आप मोबाइल लेकर जाते हैं कि इसमें ये समस्या हो गई है, तो वो अपने वचन से बद्ध हो जाते हैं, वचन से झूठ बोल देते हैं कि नहीं इसकी 6 महीने की वैलिडिटी ही नहीं थी या 1 साल की वैलिडिटी ही नहीं थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा फिर आप ऐसा करेंगे तो वही लड़ाई झगड़े होंगे और उससे क्या होगा, अशांति होगी। तो आपको वचनबद्ध होना चाहिए अपने व्यवसाय में, अपनी शिक्षा में, और शिक्षा में भी यही रूल फॉलो होता है कि आप जो कह रहे हैं वो आप करें भी। उसके बाद में संवैधानिक मूल्य हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता और संप्रभुता। तो संवैधानिक मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना यानी हमें राष्ट्र स्तर पर एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहना, अपने राष्ट्र को ऊपर निकालना। तो वहाँ पर ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि ये देश है, ये देश है। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भावना आपके अंदर होनी चाहिए कि पूरा राष्ट्र विकसित हो। नेक्स्ट पॉइंट, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता मतलब अलग अलग धर्मों के लोग सब समान हैं, तो सभी के अंदर धर्म के प्रति समानता होनी चाहिए, सभी धर्मों को सम्मान देना चाहिए, होती है धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब हर एक व्यक्ति को बोलने का, कहने का और अपने विचारों को रखने का या कहीं पर भी जाने का, आने का क्या होता है, स्वतंत्रता होती है। तो हमें उस स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहिए। सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, तो हमें स्वतंत्रता का ध्यान रखना चाहिए। समानता, लिंग भेद, जाति, इसके आधार पर हमें किसी को भी विभेद नहीं करना चाहिए, किसी के साथ में भी अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी को समानता का अधिकार है। तो लिंग भेद, जाति, वर्ण के आधार पर लोगों में हमें भेद नहीं करना है। ये क्या है, समानता। संप्रभुता यानी कि वही सभी लोगों में समानता क्या होती है, तो समानता होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, संवैधानिक मूल्य के अंतर्गत ये आते हैं। फिर होता है मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य जैसे सदाचारी, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, वफादारी, निष्ठा, परोपकार, अस्तेय, अपरिग्रह, दया और सहानुभूति। तो ये मानवीय मूल्य हैं, मानव के मूल्य। तो इनको हम मानवीय मूल्य कहते हैं। जो आप देखते हैं कि एक नैतिक शिक्षा की बुक चलाई जाती है, तो उसमें हम स्टूडेंट्स को या हमें जब हम पढ़े थे उस टाइम भी नैतिक जो नीतियां हैं, नैतिक धर्म है, नैतिक शिक्षा है, यानी हमें किस तरीके से नैतिकता का पालन करना है उसका ज्ञान दिया जाता है। तो इसके अंदर सदाचारी यानी हमें सदाचारी रहना चाहिए। ईमानदार होना है किसी भी कार्य के प्रति, इनको हम यहाँ पर भी समझ चुके हैं। सत्य यानी कि हमें सत्य बोलना चाहिए, झूठ का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई ऐसी परिस्थिति ना हो जहां आपका झूठ बोलना बेहद ज़रूरी हो जाए, जहां आपके झूठ से किसी का फ़ायदा हो। वो झूठ नहीं होता, लेकिन मोस्टली जो परिस्थितियां उनमें हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा मतलब कि हमें हिंसात्मक काम नहीं करना। जैसे भगवान बुद्ध हुए थे, महात्मा गांधी हुए थे, इन्होंने भी अहिंसा के मार्ग को अपनाया था कि अपनी बात को कहने का एक तरीका होना चाहिए। लोगों को मार पीट करके हम अपनी बात को रखें, ये क्या होती है, हिंसा होती है। आगे है वफादारी, यानी हमें अपने काम के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति हमें क्या होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। निष्ठा का मतलब है कि हमें किसी ने हमारे साथ में हेल्प की, हमारी हेल्प की, तो हमें उसका एहसान मानना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो ये क्या होती है, निष्ठा होती है। ऐसा ना हो कि किसी ने हमारे साथ अच्छा किया और हम उसको फिर गाली गलौज कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, तो ये निष्ठा नहीं होती। हमें निष्ठा के साथ में जीवन जीना चाहिए। अगला पॉइंट है परोपकार। परोपकार वही दूसरों के साथ उपकार करना। अस्तेय, ये इंपॉर्टेंट है, जो बौद्ध धर्म में भी इनका प्रयोग किया गया था। अस्तेय, अपरिग्रह और अहिंसा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, महावीर ने जैन धर्म में इनका यूज हुआ। तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था 5वां ब्रह्मचर्य। ठीक है, 5वां ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने। तो अस्तेय का मतलब होता है कि हमें किसी की चीज़ को चोरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अपरिग्रह का मतलब होता है कि हमें ज़्यादा धन एकत्रित नहीं करना चाहिए, ज़्यादा पूंजी को एकत्रित नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब हमारे अंदर धन एकत्रित करने की हैबिट विकसित हो जाती है, जब हमें ये लगता है कि धन ही सब कुछ है, तो हम अन्याय के मार्ग पर भी आ जाते हैं। हम भला बुरा नहीं देखते, बस धन को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। तो ये बात कही गई अपरिग्रह के अंतर्गत कि हमें ज़्यादा धन संचित नहीं करना चाहिए। फिर है दया, तो हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, लोगों पर दया करनी चाहिए। सहानुभूति यानी सिंपैथी के साथ में अपना जीवन जीना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने जीवन कौशल से संबंधित ये जो भी इम्पोर्टेंट था वो आपके सामने डिस्कस किया। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में, सभी फ्रेंड्स के साथ में, और आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा जितने भी ग्रुप हैं सभी पर शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी चैनल से जुड़ सकें और बेहतर डिस्कशन, लाइव डिस्कशन आपके साथ में हो सके। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।